चलिए, तो आज हम लोग भाव प्रकरण का फल जानेंगे। कल हमने जाना था केतु के कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक फलों को। आज हम लोग जानेंगे किस भाव में रहने के कारण केतु का दशा जब प्रारंभ होता है तो जातक को किस प्रकार का फल देता है, इसको जानेंगे। सबसे पहला लिखें आप लोग, लग्नगत केतु। लग्नगत केतु, तो लग्नगत केतु यदि लग्नगत केतु यदि शुभ राशियों के अतिरिक्त, जो शुभ राशियां हमने कल चर्चाएं की थी, ठीक है ना, कौन कौन से, 1, जी 2, 4, 5, 6, 9 और 12, जो शुभ राशियां हैं केतु के लिए 1, 2, 4, 5, 6, 9 और 12, यानी कि मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मीन। ठीक है, ये जो है केतु के लिए शुभ राशियां हैं। ठीक है, ये जो है केतु के लिए शुभ राशियां हैं। तो यदि इन राशियों के अतिरिक्त, यानी कि लग्न में स्थित केतु यदि, जो ये हमने राशियां बताई, मेष, वृष, कर्क, यानी कि आपका मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, यही ना बचा, 3, 7, 8, 10 और 11, 3, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो इन राशियों में अगर केतु आपके लग्न में हो, ठीक है, इन राशियों में अगर केतु आपके लग्न में हो तो दशा में, तो केतु की दशा में जातक को बहुत प्रकार का भय, ज्वर पीड़ा, ये कई प्रकार के ज्वर जो है सो देने वाला होता है, जिसके हम कई बार जो है सो चर्चा कर चुके हैं। मास जर, त्रिमास जर, खड़मास जर, सांवत्सरिक जर, ठीक ना, एकाहिक जर, द्वाहिक जर, त्राहिक जर, चातुर्थिक जर, पक्ष जर, है ना, एक इतने प्रकार के ज्वर होते हैं। जब आयुर्वेद का विषय आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें इन सभी की विस्तार से चर्चा होगी। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लें, एक जगह नोट कर लें आप लोग। कई प्रकार के ज्वर होते हैं, उनमें एकाहिक जर, द्वाहिक जर, एकाहिक ज्वर, द्वाहिक जर, त्राहिक जर, चातुर्थिक ज्वर, पक्ष ज्वर, मास ज्वर, त्रिमास ज्वर, खड़मास जर, एकाहिक जर, द्वाहिक जर, त्राहिक जर, चातुर्थिक ज्वर, पक्ष ज्वर, मास ज्वर, त्रिमास ज्वर, खड़मास ज्वर, सांवत्सरिक ज्वर, इतने प्रकार के ज्वर होते हैं। ठीक है, रिपीट करूं? और लिखवाना थोड़ा धीरे बोल दे तो, क्योंकि लिखने में नहीं आ रहा। हाँ, लिखिए, आयुर्वेद का विषय है ये। जब आयुर्वेद का विषय आप लोग को बताया जाएगा तब उसमें ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ऐसे एक जगह नोट कर लें आप लोग। कई प्रकार के ज्वर होते हैं, जिसमें एकाहिक ज्वर, एकाहिक ज्वर, द्वाहिक ज्वर, द्वाहिक ज्वर, ज्वर आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद में बोलते चला जा रहा हूं, उसको लिख लें। एकाहिक ज्वर, द्वाहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, एकाहिक ज्वर, द्वाहिक ज्वर, त्राहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पक्ष ज्वर, मास ज्वर,
त्राहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पक्ष ज्वर, मास ज्वर, त्रिमास ज्वर, खड़मास ज्वर यानी कि 6 महीना, त्रिमास ज्वर, खड़मास ज्वर, सांवत्सरिक ज्वर, सांवत्सरिक ज्वर, इतने प्रकार के ज्वर होते हैं। तो केतु यदि 3 यानी कि मिथुन, 3 यानी कि मिथुन, तुला, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन राशियों में यदि लग्न में स्थित हो और केतु की दशा चल रही, ठीक है, इन राशियों में लग्न में स्थित हो और केतु की महादशा चल रही है, तो जातक को केतु की दशा में, जातक को केतु की दशा में बहुत भय, बहुत भय, बहुत भय, ज्वर पीड़ा, ज्वर पीड़ा, दस्त, दस्त, हैजा, दस्त, हैजा, डायबिटीज का कारक भी केतु ही है, डायबिटीज का कारक भी केतु ही है, यानी मधुमेह, मधुमेह इत्यादि रोग होते हैं, मधुमेह इत्यादि रोग होते हैं, ठीक है। बताएं प्रभु जी। जी भगवान। गुरु जी। चलिए अगला है द्वितीय भाव, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में केतु की दशा में, द्वितीय भाव में केतु की दशा में, यानी कि जन्म पत्रिका में केतु आपके द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में गोचर कर रहा हो, केतु की दशा चल रही है, तो जातक को धन हानि, धन हानि, वाणी की कठोरता, वाणी की कठोरता, मानसिक क्लेश, धन हानि, वाणी की कठोरता, मानसिक क्लेश, खराब भोजन, खराब भोजन इत्यादि प्राप्त होते हैं, खराब भोजन इत्यादि प्राप्त होते हैं। अगला है तृतीय भाव, तृतीय भाव, तृतीय भाव में, तृतीय भाव में केतु की दशा में, तृतीय भाव में केतु की दशा में बहुत प्रकार का सुख होता है, बहुत प्रकार का सुख होता है, लेकिन मन में उदासी, मन में उदासी तथा भाइयों से द्वेष होता है, भाइयों से द्वेष होता है। तृतीय भावगत केतु की दशा में बहुत प्रकार का सुख होता है, लेकिन मन में उदासी, मन में उदासी तथा भाइयों से द्वेष होता है। अगला है चतुर्थ भाव। गुरु जी जी इसमें भी वही शुभ और अशुभ वाला लगेगा। जी बात समझा नहीं प्रभु जी आपकी, एक बार पुनः रिपीट करें। मैं पूछ रहा था गुरु जी, जैसे कि आपने जो लगन वाले में लिखवाया था ना कि शुभ राशियों के अतिरिक्त, तो मतलब इसमें शुभ अशुभ का कोई वो नहीं लगेगा ना इसमें?
नहीं नहीं, इसमें उसके अतिरिक्त नहीं लगेगा। अगर देखिए केतु के लिए मैंने पहले ही बताया कि मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मीन, ये राशियां शुभ हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ठीक है, ये राशियां केतु के लिए अशुभ है ना। जी गुरुजी। तो जब शुभ राशि में होगा तो शुभ परिणाम देने का चेष्टा करता है केतु और देता भी है। ठीक है, अशुभ राशियों में होगा तो अशुभ प्रभाव तो देना ही है इसको। ठीक है, अब ये जो भाव हैं मैंने लग्न में बताया, लग्न में अगर शुभ राशियों में है तो वह जातक के लिए जो भी शुभ परिणाम आपको लिखाए हैं इनका, वो आपको जातक को प्रदान होगा। इसके अतिरिक्त अगर अशुभ राशियों में होता है तो जो प्रभाव बताएं आपके, ये प्रभाव देता है। उसी प्रकार से ये सब भी है। ठीक है, अगर अशुभ राशियां में है तो इनके नकारात्मक चीजों में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अशुभ राशियों में, शुभ राशियों में है तो ये जो है सो उसके शुभता की वृद्धि करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ये जो फल आपको बता रहे हैं इनमें भी वह प्रदान करेगा। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए अगला है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में केतु की दशा में, चतुर्थ भाव में केतु की दशा में सुख में कमी, सुख में कमी, स्त्री पुत्र आदि के सुख में कमी, स्त्री पुत्र आदि के सुख में कमी, परंतु परंतु घर में धन धान्य की वृद्धि से संतोष रहता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए जातक के मन में संतोष भी होता है। चतुर्थ भाव में केतु की दशा में जातक को सुख में कमी, स्त्री पुत्र आदि के सुख में कमी, ठीक है, परंतु घर में धन धान्य की वृद्धि से संतोष होता है। ठीक है, जी गुरुजी। ठीक। अगला है पंचम भाव। पंचम भाव, पंचम भाव में केतु की दशा में, पंचम भाव में केतु की दशा में पुत्र हानि, पुत्र हानि, बुद्धि भ्रम, पुत्र हानि, बुद्धि भ्रम, बुद्धि भ्रमित होगी या मति भ्रम जिसको कहते हैं, राजकोप, राजकीय कोप, राजकीय पदाधिकारियों द्वारा या किसी सरकारी विभाग द्वारा आपके ऊपर जो भी नोटिस इत्यादि होते हैं ना, ये सब सारी चीजें आ सकती हैं। पेनाल्टी, जुर्माना भरना पड़ सकता है, चालान कट सकता है। ठीक है, कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। तो सारी चीजें जो भी राजकीय कोप हो वो सारे आपको झेलने पड़ सकते हैं। धन की हानि भी होती है, धन की हानि भी होती है। पंचम भाव में स्थित केतु की दशा में जातक को पुत्र हानि, बुद्धि भ्रम, राजकीय कोप तथा धन हानि होती है। ठीक है, छठा भाव, छठा भाव, छठे भाव में केतु की दशा में, छठे भाव में केतु की दशा में भय, भय, चोर, भय, चोर, अग्नि, अग्नि, भय, चोर, अग्नि, विष से पीड़ा, विष से पीड़ा, लेकिन धन लाभ होता है, धन लाभ होता है। छठे भाव में केतु की दशा में जातक को भय, चोर, अग्नि, विष से पीड़ा होती है, विष से पीड़ा होती है, लेकिन धन का लाभ भी होता है, धन का लाभ भी होता है। अगला है सप्तम, सप्तम भाव।
सप्तम भाव, सप्तम भाव में केतु की दशा में, सप्तम भाव में केतु की दशा में भय, सप्तम भाव में केतु की दशा में भय, स्त्री पुत्र, स्त्री पुत्र व धन की हानि। सप्तम भाव में केतु की दशा में भय, स्त्री पुत्र तथा धन की हानि, मूत्र रोग, मूत्र रोग तथा मनोविकार होता है, मनोविकार होता है। सप्तम भाव में केतु की दशा में जातक को भय, स्त्री पुत्र व धन की हानि, स्त्री पुत्र व धन की हानि, मूत्र रोग तथा मनोविकार भी होता है। ठीक है, 1 मिनट प्रभु जी। एक कॉल आ गया था प्रभु जी। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? सप्तम भाव में। नहीं, सप्तम भाव। सप्तम भाव में केतु की दशा में जातक को भय, स्त्री पुत्र व धन की हानि, मूत्र रोग तथा मनोविकार होते हैं, मूत्र रोग तथा मनोविकार होते हैं। अगला है अष्टम भाव। अष्टम भाव, अष्टम भाव में केतु की दशा में, अष्टम भाव में केतु की दशा में जातक को भय, भय, कष्ट, कष्ट, पिता का अनिष्ट, पिता का अनिष्ट। अष्टम भाव में केतु की दशा में जातक को भय, कष्ट, पिता को अनिष्ट, सांस, खांसी, सांस, खांसी तथा क्षय रोग होता है, क्षय रोग होता है। अष्टम भाव में केतु की दशा में जातक को भय, कष्ट, पिता का अनिष्ट, सांस, खांसी तथा क्षय रोग होता है, क्षय रोग होता है। क्षय रोग समझते हैं ना? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, है ना? जी। अगला है नवम भाव। नवम भाव, नवम भाव में केतु की दशा में
नवम भाव में केतु की दशा में पिता या गुरुजनों का अनिष्ट, नवम भाव में केतु की दशा में पिता या गुरुजनों का अनिष्ट, दुख दुख तथा पुण्यों की हानि होती है। पुण्यों की हानि होती है, जो भी आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म हैं उनकी हानि होती है, या धार्मिक जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उनके जो फल आपको मिलने चाहिए वो फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। नवम भावगत केतु की दशा में पिता या गुरुजनों का अनिष्ट, दुख, पुण्यों की हानि होती है, या जो भी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि हम लोग कर्म करते हैं, ठीक है, उसके जो पुण्य मिलने चाहिए, फल मिलने चाहिए, वो आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अगला है दसम भाव। दसम भाव, दसम भाव में केतु की दशा में, दसम भाव में केतु की दशा में सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति, मान हानि, सुख की प्राप्ति होती है, मान की हानि होती है। जो सम्मान है उसमें जो है सो कमी आएगी। मन में जड़ता, मन में जड़ता, ठीक है, तथा अपजस होता है, अपजस होता है। ठीक है। दसम भाव में केतु की दशा में जातक को सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति, मान हानि, सुख प्राप्ति, मान हानि, मन में जड़ता, मन में जड़ता तथा अपजस होता है, अपजस होता है। अगला है एकादश भाव। एकादश भाव में केतु की दशा में, एकादश भाव में केतु की दशा में सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति, भाई बंधुओं का सुख, भाई बंधुओं का सुख, पुण्य कार्यों का संपादन, पुण्य कार्यों का संपादन तथा पारिवारिक सुख होता है, पारिवारिक सुख होता है। एकादश भाव में केतु की दशा में जातक को सुख प्राप्ति, एकादश भाव में केतु की दशा में जातक को सुख प्राप्ति, भाई बंधुओं का सुख, भाई बंधुओं का सुख, पुण्य कार्यों का संपादन, पुण्य कार्यों का संपादन तथा पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। अगला है, अंतिम है द्वादश भाव। द्वादश भाव, द्वादश भाव में केतु की दशा में, द्वादश भाव में केतु की दशा में जातक को कष्ट, कष्ट, स्थान की हानि, द्वादश भाव में केतु की दशा में जातक को कष्ट, स्थान की हानि, प्रवास, प्रवास यानी कि माइग्रेट, जो प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान जाना पड़ता है जीविकोपार्जन के लिए या नए अवसर के लिए। ठीक है। द्वादश भाव में केतु की दशा में जातक को कष्ट, स्थान की हानि, प्रवास, राजकीय पक्ष से पीड़ा, राजकीय पक्ष से पीड़ा, नेत्र हानि, नेत्र हानि या नेत्र में किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ये सारे फल आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है।
द्वादश भाव में केतु की दशा में जातक को कष्ट, स्थान हानि, प्रवास, राज पक्ष से पीड़ा, राजकीय पक्ष से पीड़ा तथा नेत्र हानि या नेत्र संबंधित कोई त्रुटि जो है सो आपको हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आज का केतु का प्रकरण यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों के कुछ डाउट्स यदि हैं तो हैंड रेज करके पूछिए। केतु से संबंधित कोई भी डाउट है तो उसको पूछिए। जी जी, अभी मैं शुक्र की भी चर्चा करूंगा। बोलिए प्रभु जी, राजेश जी बोलिए। गुरुदेव नमो नमः। गुरुजी, नमो नमः। नवम भाव शुभ बताया, तो इसमें बताया पिता गुरुजनों का अनिष्ट दुख तथा पुण्यों की हानि होती है, तो ये क्या कारण है जी? भगवान बाकी सारे मैंने आपको बताया है, जो भी हमारे शुभ भाव हैं उनको जो है सो केतु का काम है उनकी वृद्धि करना, लेकिन उसके जो कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे नवम भाव क्या है, धार्मिक भाव भी कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है। ठीक है, तो धर्म दो प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं, एक तो हमारे गुरुजनों के द्वारा, दूसरा हमारे संस्कारों के द्वारा। ठीक है, तो गुरुजनों के द्वारा जो हमारे संस्कार जो हमने सीखे हैं, तो वहां पर बोल रहा है कि उसमें वृद्धि होगी। आप धार्मिक प्रवृत्ति के जब अवश्य होंगे, लेकिन जो आपको उस धर्म के प्रति दीक्षित किया या किसी प्रकार से ये किया, उसको किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि उनको जो है सो अनिष्ट ही हो जाए, अनिष्ट का मतलब मृत्यु इत्यादि जो कुछ भी है, लेकिन हाँ उनको कष्ट अवश्य होगा जब आपकी दशा चलेगी तो। ठीक है, इसलिए पिता या गुरुजन, ठीक ना, इन दोनों में से किसी न किसी को कष्ट अवश्य होगा, परेशानियां। जी गुरुजी। ठीक है जी, नीतू जी। जी गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। जी, ये जैसे आपने बताया है पंचम भाव में ना निगेटिव देता है ये, पर हाँ, अगर इसमें शुभ राशि आ जाएगी तो कैसे होगा फिर? फिर तभी जो भी है ये सो देगा। प्रभाव थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि केतु जो है उसके अपने फलों में जो है सो वृद्धि अवश्य करेगा। शुभ भाव में बैठ जाएगा तो शुभ तो ले आएगा, लेकिन उसके जो कारकत्व हैं, किन्हीं न किन्हीं कारकत्वों में वह जो है सो त्रुटि भी ले आता है। बुद्धि, मैंने कहा कि जड़ हो सकती है, बुद्धिमता, बुद्धिहीनता, मतिभ्रम की स्थिति हो सकती है। पुत्र आपके हो सकते हैं कि अच्छे हों, जी ठीक है, संस्कारी हों, खूब पढ़ें खूब, जी। लेकिन एक जो पॉलिसी पे चलना चाहिए, जो संस्कार से चलना चाहिए, वो थोड़े हो सकते हैं कि संस्कार विहीन हो जाए। ठीक अच्छा है, जी गुरुजी। शुभ तो ये राशि में होगा तो क्या होगा, और प्रभाव अशुभ कम आ राशि में जाएगा, होगा? अशुभत्व में कमी आ जाएगी। अशुभत्व जो अशुभ फल देने वाला है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, अच्छा, लेकिन शुभ किसी राशि में। किसी प्रकार का नेगेटिव फल अवश्य देगा, भले ही चार न दे, एक ही अच्छा दे, लेकिन अवश्य देगा। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी, और धन्यवाद। जी, और किन्हीं का कोई? बस भाई, प्रश्न आने चाहिए। अब प्रश्न नहीं आ रहे तो मैं प्रश्न करूं। किसी ने ये नहीं पूछा कि गुरुजी आपने राहु केतु से संबंधित काल सर्प दोष भी बताए हैं? होता है ना, जी राहु जी। की तो काल सर्प दोष निर्माण होता है। अगर काल सर्प दोष का निर्माण हो जाए जन्म पत्रिका में, या जिस भाव में है, जिस राशि में है, वहीं पर जो है सो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाए, और केतु की दशा भी चली, राहु की दशा भी चली, राहु के भी विषय में आपने प्रश्न नहीं पूछा, वहां पर भी प्रश्न आने चाहिए थे ये। अगर ऐसा हो जाए तो क्या फल देगा, किसी ने पूछा? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। तो प्रश्न आने चाहिए थे ना ऐसे। जी 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 भाई। तब बताएं, अब हम, मैंने, आप लोगों ने प्रश्न किया तो मैंने जवाब दिया, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दें। कोई भी थोड़ा सा जो है सो इसमें जो है सो सारे प्रश्न बताए, सारे विषय बताए गए हैं, कोई भी एक जो है सो आप लोग बताएं, थोड़ा बहुत जो भी है। मान के चलिए कि मैंने चतुर्थ भाव में, जी जी सचिदा जी, पवन शर्मा जी, बताएं प्रभु जी।
जी भगवान, जैसे काल सर्प दोष यदि बन जाता है तो उसके नकारात्मक फलों में अधिक वृद्धि हो जाएगी। जी, चलिए भाव संबंधित क्या परेशानी रहेगा। मान के चलिए कि काल सर्प दोष में भी कई काल सर्प दोष ऐसे हैं जो कि शुभ भी हैं, है ना। कई प्रकार के काल सर्प दोष हमने चर्चाएं की थी, है ना। जी 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 भगवान। मूलतः तो दो प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, एक उदित एक अनुदित, ठीक है। बताएं प्रभु जी। दो प्रकार जी के भगवान, दो होते हैं। हाँ जी गुरु जी, 2 प्रकार के होते हैं, उदित और अनुदित। अनुदित, मान के चलिए कि उदित ही काल सर्प दोष हो जाए, ठीक है। चतुर्थ भाव से लेके सप्तम भाव तक सारे ग्रह आ जाएं, ठीक। केतु की दशा चल रही है, चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, ठीक है। राहु हो जाएगा आपका दशम भाव में, है ना। जी गुरु जी। अब ये तो राहु से लेके केतु तक सारे ग्रह जो है सो उसके अंदर में आगे 180 डिग्री के अंदर में, सभी 180 डिग्री, कोई जो है सो बाहर नहीं है, ठीक है। नानसिक है, पूर्ण काल सर्प दोष है, ठीक है। अब बताइए कि क्या फल देगा। जी, चतुर्थ भाव के अनुसार जातक के सुख का भाव है तो गुरुदेव सुख में कमी करेगा, अधिक कमी करेगा। और कुछ चीजें भूमि भवन का तो वो उसमें भी कमी उसका अपना करेगा। घर वगैरह में परेशानी होगी, घर से बाहर रहेगा या घर का कुछ नहीं। और मान के चलिए कि शुभ राशि में हो जाए, तब चतुर्थ भाव में शुभ राशि में हो गया, कमी आएगी लेकिन अपना फल छोड़ेगा नहीं। जी। कुछ कमी आएगी, तो अगर शुद्धता रहेगी तो उसके हिसाब से थोड़ी कमी नहीं रहेगी, लेकिन अपना अपनी आदत करने का अपने नीचे के हिसाब से फल तो देगा। नैसर्गिक फल तो देगा ही देगा। केतु जो है सीधी सी भाषा में कहें तो नैसर्गिक अपना जो फल है वो तो देगा ही। भाव के फल में जो है सो न्यूनता अधिकता जो भी है वो राशियां उसकी डिसाइड करेंगी, और साथ साथ में अगले कौन कौन से ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं इन सभी चीजों में होगी। तो इतना जान लीजिए कि राहु और केतु, ठीक है, ये दोनों जो है सो मिलके काल सर्प दोष का निर्माण भी करते हैं। तो जिस प्रकार मान के चलिए कि अगर काल सर्प दोष निर्माण हो गया है कुंडली में, और उसी का जो है सो जिस भाव में स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उसी का महादशा दशा चल रहा है, तो उस राशि और भाव के अनुसार तो फल देगा ही देगा। जो हमारे केतु और राहु से निर्मित जिस प्रकार का काल सर्प दोष निर्माण हो रहा है, ठीक ना, उसके भी फलों को यह देगा, ठीक है ना, उसके भी फलों को देगा, ठीक है। मान के चलिए कि राहु केतु से संबंधित काल सर्प दोष का निर्माण हुआ, केतु की दशा चल रही है, तो यह जान लीजिए कि केतु जो है उसके फलों में वृद्धि करेगा। नकारात्मक यदि स्थिति बन रही है तो वहां नकारात्मक प्रभावों को और बढ़ा देगा, ठीक है। अगर सकारात्मक है केतु, ठीक है, आपके लिए शुभ राशि इत्यादि में बैठा है, तो नकारात्मक चीजों में थोड़ी कमी होगी, शुभत्व में वृद्धि कर देगा, ठीक ना। क्योंकि केतु जहां पर बैठता है उस भाव से संबंधित वृद्धि करता है, ठीक ना। और राहु जहां पर बैठता है उस फलों को जो है नुकसान तो करता ही है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं या शुभ भी हैं तो वो फल भी आपको एकाएक प्राप्त होते हैं, अचानक, है ना। उनके फल जो है अचानक आपको प्राप्त होते हैं, अकस्मात। मान के चलिए कि धन के इस स्थिति में बैठ गया, धन देने का चेष्टा करेगा, तो जब तक को धन जो है सो रेगुलर नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा अकस्मात धन। एकाएक उसको जो है सो 25 लाख 30 लाख की कोई डील मिल गई, 25 लाख 30 लाख 50 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से कोई कहीं पर धन उसका फंसा हुआ था जिसको निकलने की उम्मीद न थी, लेकिन उसकी दशा शुभ होने के कारण, राहु के शुभ भाव में बैठने के कारण, और राहु की दशा जो है सो चल रही थी, ठीक है, और काल सर्पदोष इत्यादि जो भी चीजें थी निर्माण हो रही थी, और उसके लिए कुल मिला के स्थिति ठीक ठाक थी, तो वो जो उसको धन मिलना था अकस्मात मिलेगा,
ठीक है, ये स्थिति होती है। ठीक है, जी जी तो आप लोग इसका भी जो है सो देखेंगे, ठीक ना। मैंने जो राहु और केतु से संबंधित जो भी आपको फल बताए, इन सभी फलों के साथ साथ में अगर काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो आप वहां पे किस प्रकार का काल सर्प दोष है और उसका फल क्या है, यह भी देखना होगा। ठीक है, बोलिए प्रभु जी, स्वीकृति ना दे रहे हैं आप लोग। हाँ नहीं भगवान ठीक है, लेकिन ये काल सब दोष अगर निवारण किया हुआ पूजा वगैरह करा के तो हाँ भी ये रहेगा क्या फल? हाँ, काल सर्पदोष निवारण किए हैं तो निवारण इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा थी, नकारात्मक चीजें थी, ठीक ना, वो जी जो है ने वहां पर उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, डाउन किया या प्रभाव को कम किया, है ना। जी उसके जी प्रभाव को कम किया, नकारात्मक प्रभाव को बंद कर दिया। अगर शुभ देने वाला है तो उसको जो है सो हमारे लिए तो अच्छा है ना। दोष का जो है सो देखिए, निर्माण हुआ तो वो दोष तो बना, लेकिन उस दोष की शांति भी हमने कराई, तो हमारे शुभ चीजों में जो है सो वह वृद्धि करेगा, शुभत्व में वृद्धि करेगा। ठीक है, निवारण करने के बाद भी दशा आ रही है उसकी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, निवारण करने के बाद तो निवारण कर रहे हैं तो उसके अशुभ फलों के लिए ही तो कर रहे हैं। जी तो अशुभ फल तो आपके जो है सो कम हो गए, है ना, अशुभ हाँ फल कम हो गए, अब उसकी दशा चल रही है। तो थोड़ा सा जो है सो मान के चलिए कि अगर नकारात्मक ही है राहु हमारे लिए, तो वो जो है सो जो नकारात्मकता देने वाला था वो तो एक शांति कराने से कम हो गई। ठीक है, जी वो नकारात्मकता जो थी, मान के चलिए बहुत ज्यादा राहु मेरे लिए खराब था, 100% खराब था, तो कम से कम 60-70% तो वो डाउन ही हो गया, बस उसके 30% बचा। तो 30% बचा तो उसकी दशा महादशा आई, तो मान के चलिए खूब ज्यादा जो है तो प्रभाव डालेगा, तो 10 या 20% और एक्स्ट्रा जा सकता है, 50%, यानी कि 50% क्या हुआ आपका जो है वहां पर नुकसान करेगा, 50% घाटा होगा। तो कुल मिला के आपके लिए यह घाटा जो है सो नहीं होगा। ठीक है ठीक है। जी, शुक्र पे चले हम लोग, शुक्र के बारे में जाने। चलिए आज शुक्र पे परिचर्चा कर लेते हैं, कल डायरेक्ट हम लोग शुक्र की दशा अंतर्दशा का फल पढ़ेंगे, आज हम लोग शुक्र पे चर्चा करेंगे। जी आज हमको देवेंद्र जी बताएंगे, देवेंद्र जैमिनी, देव जैमिनी जी, देव जैमिनी जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मुकेश जी, शुक्र के बारे में थोड़ी कुछ चर्चाएं जो है सो हम लोग करें। रिकॉर्डिंग जिनका है वो बंद कर दें, रिकॉर्डिंग जिन्होंने रिकॉर्डिंग चालू किया है उसको बंद कर दें, अब हम चर्चाएं करेंगे। जी सुबोध पांडे जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें प्रभु। मुकेश जी, मुकेश जी, जी गुरु जी। हाँ भगवान, थोड़ा बताएं शुक्र के बारे में, मैं आज पढ़ना चाहता हूँ, हमको पढ़ाएं, एक छात्र की भांति हमको पढ़ाएं। आपको क्या पढ़ाना है गुरु? अरे प्रभु जी, सीखते, मैं सर्वज्ञ थोड़े हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ प्रभु जी, बताएं कुछ आपको बताएं। चलिए जो विषय हमने आपको पढ़ाए हैं वही बताएं, शुक्र के बारे में हमने बहुत सारी परिचय की हैं, शुक्र किसका, इसका तत्व क्या है, राशि क्या है, ठीक है, शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है, किस प्रकार का है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर सकते हैं। सुबोध पांडे जी मीटिंग, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें, सुबोध पांडे जी हैं कक्षा में तो मीटिंग बंद कर दें प्रभु जी, रिकॉर्डिंग गुरु बंद कर जी दें। जल तक शुक्र जो है जल तत्व में है और रजोगुणी है। ठीक है, जो संज्ञा शुभ और सौम्य संज्ञा बताई गई है और ब्राह्मण जाति ठीक, स्त्रीलिंगी है, लगन से 5वें भाव पर शुद्धता को प्राप्त होते हैं। ठीक, हाँ जी, और तुला राशि में 0 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण, और जो है मीन राशि 11 से 27 अंश तक प्रमुख के माने जाते हैं। चंद्रमा के साथ रहने पे जी ये चेस्ट डबल को प्राप्त होते हैं। चलिए
और नीति जमीन, वाहन, जायदाद, इनका जो है एक अर्थ तो माना जाता है। गाय, नाचने गाने वाले जो है, जीविका चलाने, इनके ऊपर इनके कार्य क्षेत्र बताया गया है। भौतिक सुख साधनों का कारक है, ऐसा कह सकते हैं। जी 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 जी। पर में रोग, मूत्र पीड़ा, पथरी, गुदा, गुर्दा ठीक से काम नहीं करना, गुप्त रोग, इनके ऊपर इनका भी बताया गया है। चलिए देवेंद्र जी, देव जैमिनी जी, देव जैमिनी जी, हमको लगता है कि लोग लगता है जुड़ के और बस छोड़ देते हैं कुछ प्रतिक्रिया